हेलो फ्रेंड्स। आजकल सब्जियों के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, यहाँ तक कि टमाटर के दाम देख लीजिए, आसमान छू रहे हैं। तो ये आसमान क्यों छू रहे हैं? इस प्रोसेस को कहते क्या हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मृति। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है इन्फ्लेशन, उसको समझेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से इजी लैंग्वेज एग्जाम्पल से हम जानेंगे, जिससे कि आप किसी को भी बता पाओ कि इन्फ्लेशन होता क्या है, या फिर रेट बढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ के तो ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसका बढ़ने का, ये सब आप बता पाओ किसी को भी। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि इन्फ्लेशन होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें 2014 की, 2014 की, तो एक मैगी का पैकेट पहले आता था 10 रुपये में और आज वही मैगी का पैकेट आता है 12 रुपये में। इसका मतलब क्या हुआ? मैगी महंगी हो गई, है ना। देखो, इसका एक और मतलब है कि जो चीज़ हम पहले 10 रुपये में खरीद सकते थे वो आज उस 10 रुपये में नहीं खरीद पा रहे हैं। मतलब ये जो 10 रुपये की वैल्यू थी ये कम हो गई है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि और ज़्यादा करेंसी लग रही है वही सेम प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो करेंसी की वैल्यू अगर कम हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन के ना बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं। क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? देखिए, हो सकता है मैं पहले 10 रुपये कमा रही थी, आज भी हो सकता है कि मैं 10 रुपये कमा रही हूँ, लेकिन मेरी क्या हुई? परचेजिंग पावर कम हो गई। क्यों? मैं 10 रुपये में पहले ये खरीद सकती थी, आज मैं 10 रुपये में नहीं खरीद सकती हूँ। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ना ही सिर्फ परचेजिंग पावर पे होगा, इकोनॉमी पे होगा, मार्केट पे होगा पूरे। समझ में आया कि इन्फ्लेशन होता कैसे है? आइए थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। इसको एक छोटा सा बदमाश सा क्रिएचर मान लीजिए, ठीक है, जो कि मतलब चीज़ों की दामों को ऊपर ले जाता है, मतलब चीज़ों को महंगा कर देता है। समझ में आया? बस इसी चीज़ को क्या कहेंगे हम? इन्फ्लेशन। समझ में आया? चलिए आगे एक और कॉन्सेप्ट है जो कि है डिसइन्फ्लेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्फ्लेशन का ऑपोजिट तो भैया डिसइन्फ्लेशन होता होगा। इन्फ्लेशन अगर महंगा कर रहा है चीज़ों को तो डिसइन्फ्लेशन सस्ता करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ आप गलत हैं। डिसइन्फ्लेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है। आइए इसको एग्जाम्पल के उससे समझते हैं। मान लीजिए ये एक बास्केट है। बास्केट में आपके फूड प्रोडक्ट्स, फ्यूल्स, सारी चीज़ें, सर्विसेज वगैरह सब कुछ हैं, ठीक है। 2011 में ये जो बास्केट है इसकी कॉस्ट क्या थी? 1000 रुपये। तब ये चलता था, आज नहीं चलता है, ठीक है। मान लीजिए 1000 रुपये है। अगर इन्फ्लेशन होता तो 2020 या मतलब कोई भी ईयर में उसका रेट बढ़ जाता। मान लीजिए उसका 2020 में रेट हो गया है 1010, मतलब इन्फ्लेशन कितने परसेंट का हुआ है? 10% का इन्फ्लेशन हो गया है। लेकिन अगर हम बात डिसइन्फ्लेशन की करते हैं तो मान लीजिए किसी भी XYZ ईयर, मतलब 2023 ईयर ले लेते हैं, तो उस प्रोडक्ट का, उस बास्केट का रेट 1005 हो गया है। मतलब 2011 के कंपैरिजन में ये प्रोडक्ट 5% महंगा हुआ है। यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ये 10% महंगा होता है, और अगर हम डिसइन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो 5% महंगा होता है। इसका मतलब ये है कि डिसइन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है, ये वर्ड देख लीजिए, तोड़ के देखिए। डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो है ही,
लेकिन थोड़ा डिस्करेज कर दिया गया है उसको। मतलब पहले 10% था, आज वो 5% है। इतनी तेजी से रेट को नहीं बढ़ाया गया है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिसइन्फ्लेशन। ये अच्छे से आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है डिफ्लेशन। अब आप सोच रहे होगे यार डिसइन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये चल क्या रहा है? ये कुछ नहीं, ये नॉर्मल से टर्म्स है जो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए डिफ्लेशन क्या कहता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन आपको दिख रहा है? नहीं है। तो ये जो होगा ना, ये आप एक तरीके से इन्फ्लेशन का ऑपोजिट मान सकते हैं। मतलब कि ये ही जो बास्केट थी पहले 1000 रुपये की आ रही थी, ठीक है, अब वो ही सेम बास्केट 900 रुपये में आएगी। मतलब 100 रुपये का 100 रुपये कम दाम में आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमोडिटी के प्राइस जो हैं वो कम हो रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे यार कोई चीज़ सस्ती हो रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कैसे? एक एग्जाम्पल के उससे समझेंगे। मान लीजिए आज मैं काबुली वाला हूँ, काबुली वाला, मेरे पास खूब सारा सामान है। अब वो सामान है और मैंने सब कुछ रख लिया, अपने स्टोर कर लिया, लेकिन कोई लेने ही नहीं आ रहा है, कोई ख़रीदार ही नहीं मिल रहा है, उसकी डिमांड ही नहीं है। अब जब डिमांड नहीं है तो कोई एक भी ग्राहक आया उसको लेने के लिए, तो मैं क्या सोचूंगी, यार ये तो आज लेके जाए, इसको नाराज़ दिया, खाली हाथ नहीं भेजना है। लेकिन हम, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके दाम बढ़ा दूंगी, उसके दाम मैं कम करके बेच दूंगी जिससे वो ग्राहक लेके जाए उस सामान को। और फिर क्या होगा, अगर मेरी बिक्री नहीं हो रही है तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा? मैं अब क्या करने लगूंगी, जो भी मैंने हेल्प रखा होगा या मैंने जो भी एम्प्लॉय को रखा होगा उसको मैं अब हटा दूंगी। इस कारण क्या होगा? इस कारण आएगा अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। अब जो ये अनएम्प्लॉयड है वो क्या करेगा? उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो मतलब क्या होगा? इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा, डिमांड कम होगी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है डिफ्लेशन का। डिफ्लेशन इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, इतना आप समझ लीजिए। माना कि आपको खुशी होगी कि ये चीज़ सस्ती बिक रही है, लेकिन यार जब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस चीज़ की, डिमांड ही नहीं है उस चीज़ की, तो सस्ती मिलके भी क्या करेंगे हम? समझ में आया ये पूरा प्रोसेस? ये वही साइकिल समझाई गई है आपको कि कैसे डिफ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट को लीड करता है, यानी जॉब लॉस को प्रमोट करता है, और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो स्लो डाउन हो जाती है। समझ में आया? देखिए, अब जब ये स्लो डाउन हो गया डिफ्लेशन की वजह से या फिर रिसेशन की वजह से, अब आप ये सोचोगे यार ये रिसेशन क्या है, बताऊंगी, रुकिए पहले ध्यान से सुनिए। डिफ्लेशन या रिसेशन की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया मान लीजिए। अब ये स्लो डाउन को ना वापस से चढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस से करवाने के लिए सरकार या फिर आरबीआई क्या करती है? रिफ्लेट करती है। रिफ्लेशन मतलब ऐसे मान लीजिए बलून है, बलून पहले इन्फ्लेट हो रहा था, उसमें हवा जा रही थी, लेकिन वो सडनली पिचक गया, तो दोबारा से री इन्फ्लेट करना है, मतलब रिफ्लेट करना है, उसमें दोबारा से हवा भरनी है इकोनॉमी में। तो रिफ्लेशन का मतलब होता है कि कैसे भी करके कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी या स्ट्रैटेजी अपना के इकोनॉमिक ग्रोथ को दोबारा से लेके आना। समझ में आया? अब वो कैसे भी हो सकता है, कैसे? अब आरबीआई है मान लीजिए, आरबीआई क्या अपनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मान लीजिए ये बैंक को लोन्स देती है, लोन्स देती है। अब ये लोन मान लीजिए हाउस लोन, या मतलब ये उसको दिया है, एसबीआई को लोन दिया है। एसबीआई आपको क्या करती है? कस्टमर को लोन्स देती है इन रिटर्न। पहले अगर आरबीआई
ये लोन रखती मान लो 8% पे, तो यहाँ जो बैंक है आपका SBI, ये आपको भी 9 या 10% पे लोन देता। लेकिन अब डिमांड नहीं है, इकोनॉमी डिफ्लेट हो चुकी है, इकोनॉमी रिसेशन में है, तो क्या किया जाएगा RBI के द्वारा, इस 8% को 5 या 6% पे ला दिया जाएगा। SBI भी आपको 6 या मतलब 7 या 8% पे लोन देगी। इससे क्या होगा, आपके पास पैसा बढ़ेगा, मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। पहले आप घर खरीद नहीं रहे थे, आज आप घर खरीदोगे। समझ में आया? अब मान लीजिए सरकार है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैसे रिफ्लेट करती है? देखिए, गवर्नमेंट रिफ्लेट करती है थ्रू फिस्कल पॉलिसी। अब आप सोच रहे होंगे ये फिस्कल पॉलिसी क्या है? देखिए, अगर गवर्नमेंट टैक्स को कम कर दे या फिर फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस कर दे, मतलब लोगों को पैसा बांटे, इन्वेस्टमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा बांट दे कि जाओ सड़क बनाओ, जाओ बिल्डिंग्स बनाओ, तो ये क्या करेगी? जॉब क्रिएट करेगी। जॉब क्रिएट करेगी, उसमें मटेरियल भी तो लगेगा। अगर सड़क बनेगी तो मतलब बाकी जो इंडस्ट्रीज ठप पड़ी थी उन वो भी माल मतलब बनाने लगेंगी, रॉ मटेरियल को बनाने लगेंगी। तो यहाँ पे क्या होगी, जो आपकी इकोनॉमी है वो दोबारा से रिफ्लेट हो जाएगी, दोबारा से चल पड़ेगी। भैया इंजन अब चालू है। समझ में आया इसका क्या मतलब है? देखिए, एक फेमस से इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था कीन्स, ये है वो। इन्होंने भी यही बोला, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए या फिर इकोनॉमी रिसेशन पे आ जाए या फिर डिफ्लेशन हो जाए, तब सरकार का इंटरफेयर करना ज़रूरी होता है। अगर सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी तो इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। जैसे मैंने बोला कि रिसेशन क्या होता है। देखिए, रिसेशन क्या होता है ना, एक इवेंट के जैसे मान लीजिए, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरीके से काफ़ी लंबे टाइम तक ठप पड़ी हुई है, यानी कि नीचे की तरफ उसका ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रखा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत कम हो चुकी है और GDP भी बहुत गिर गई है। अब यहीं अगर हम डिफ्लेशन की बात करें तो डिफ्लेशन एक बहुत बड़ा, जैसे रिसेशन का अम्ब्रेला टर्म है वैसा टर्म नहीं है। इसका सिंपल मतलब है कि जो ये गुड्स और सर्विसेज हैं, इनके जो पैसे हैं या इनके जो प्राइजेस हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि रिसेशन एक बड़ा टर्म हो गया है, डिफ्लेशन एक छोटा टर्म हो गया है। जब इकोनॉमी रिसेशन पे होती है तो हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है कि डिफ्लेशन हो, मतलब दोनों चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिसेशन में जब इकोनॉमी हो तो डिफ्लेशन हो ही। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। देखिए, दो इंटरेस्टिंग से और इन्फ्लेशंस हैं जिनको आप जानने में बहुत मज़ा आएगा। दो नहीं, आगे भी और हैं। देखिए, एक होता है स्क्यूफ्लेशन और एक होता है स्टैगफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये कोई सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। दूसरा सेक्टर है मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का सेक्टर, तीसरा XYZ सेक्टर मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि हो सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ग्रोथ नहीं देखी जा रही है और ये वाला जो सेक्टर है इस पे न्यूट्रल ग्रोथ हो रही है, मतलब ये ठीक ठाक चल रहा है। और ये XY सेक्टर है तो ये वाले सेक्टर में हो सकता है कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन आप ये नहीं पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग मतलब इन्फ्लेशन को देखा जा रहा है, कहीं पे गिर रहा है, कहीं पे ज़्यादा है या कहीं पे न्यूट्रल है। तो ऐसे अनइवन से सिचुएशन को क्या कहेंगे हम?
स्क्यूफ्लेशन। देखिए क्या हुआ था ना, 2009 और 2010 में भी इंडिया में स्क्यूफ्लेशन देखा गया था। कैसे? देखिए जो नॉन फूड आइटम्स थे वो ना स्टेबल थे, लेकिन जो फूड आइटम्स थे उनका प्राइस एकदम से बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे एक फिगर भी लिखा है कि जो स्क्यूफ्लेशन है फूड आइटम्स पे, मतलब फूड आइटम्स पे जो इन्फ्लेशन है वो 20% है, और जो नॉन फूड आइटम्स पे इन्फ्लेशन है वो 10% है। तो ये क्या हुआ, आपने देखा कि कैसे अनइवन सा इन्फ्लेशन देखा गया है, इसको हम क्या कहेंगे, स्क्यूफ्लेशन। अब चलो स्क्यूफ्लेशन तो समझ लिया, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखिए ये भी 2 वर्ड से बना है, स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन। ओह सॉरी, देखिए जब आपकी इकोनॉमी या इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट है, मतलब रुकी हुई है, ना उसमें बढ़ोतरी देख रहे हैं ना उसमें गिरावट देख रहे हैं, तो वो कौन सी सिचुएशन होती है, स्टैग्नेंट सिचुएशन होती है। लेकिन यही अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें और इन्फ्लेशन की बात करें, ये लगातार बढ़ रहा है। देखिए अनइवन देखना, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी रुकी हुई है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन आपका लगातार बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन को आप क्या कहोगे, स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ पे भी 1970s में भी ये वाली कंडीशन देखी गई थी, जब ऑयल के प्राइसेस, मतलब जब हम ऑयल इंपोर्ट करते थे तो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और फिर क्या हुआ था कि हिंदुस्तान में इकोनॉमी जो थी बहुत ज़्यादा स्टेबल थी, उस कारण क्या हो गया कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हो गया और इन्फ्लेशन भी हाई हो गया। क्यों? ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लग गए, जिसके और जो भी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ या जो भी ऑयल पे डिपेंडेंट थी उनके भी प्राइसेस बढ़ने लग गए। समझ में आया? तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैग्नेशन, स्टैगफ्लेशन सॉरी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है स्किम्पफ्लेशन या फिर श्रिंकफ्लेशन। जैसे कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, श्रिंकफ्लेशन मतलब सिकुड़ रही है इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, पहले ना 10 रुपये में मान लीजिए 100 ग्राम के पार्ले जी आते थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसी 10 रुपये में 92.5 ग्राम, मतलब वेट कम हो रहा है। समझ में आया? फिर उसी 10 रुपये में 88 ग्राम्स, फिर उसी 10 रुपये में 55 ग्राम। तो मतलब क्या है, पैसे नहीं बढ़े, पैसे उतने के ही हैं, लेकिन क्या डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। देखिए ये दोनों वर्ड वैसे यही चीज़ को दर्शाते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है कि ये जो स्किम्फ्लेशन है ये सिर्फ ये क्वांटिटी प्लस क्वालिटी की बात करता है। मतलब अगर ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और क्वालिटी भी डिक्रीज हो रही है और रेट उतने ही है, तो फिर हम क्या कहेंगे, स्किम्फ्लेशन है। लेकिन अगर श्रिंकफ्लेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और पैसे वही हैं तो क्या है, श्रिंकफ्लेशन। समझ में आया? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो कि हम सब देखते हैं, चिप्स के पैकेट्स में भी देखते हैं। पहले हवा कम होती थी, चिप्स ज़्यादा होते थे। आज क्या है, हवा ज़्यादा हो गई है, चिप्स कम हो गए हैं, लेकिन पैसे उतने ही हैं। तो ये भी वही कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम। देखिए अब हम बात करते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है इसके टाइप्स क्या है। मेजर टाइप्स की बात करेंगे हम पहले। देखिए सबसे पहले है आपका क्रीपिंग
इन्फ्लेशन मतलब कि अगर 3% या 3 से कम परसेंट से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मतलब इन्फ्लेशन रेंग रहा है। जैसे बच्चा होता है ना, शुरुआत की स्टेज पे क्या करता है, घुटने के बल रेंग रेंग के चलता है। तो ये वही कह रहा है कि अगर 3% या 3% से कम एक साल में इन्फ्लेशन हो रहा है या प्राइस राइज हो रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर वही प्राइस राइज 3 से 10% के बीच में बढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब वॉकिंग इन्फ्लेशन है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है गैलोपिंग। गैलोपिंग मतलब कूद कूद के, जंप कर करके चल रहा है। तो इसमें अगर प्राइसेस 10% से ज़्यादा हों और करीब करीब 25% के बीच में हो इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इन्फ्लेशन गैलोपिंग है, ठीक है। और हाइपर इन्फ्लेशन ये सबसे बुरी कंडीशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी अब बिल्कुल ठप पड़ गई है। यूरोप में जब वॉर का टाइम था, वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 की भी बात कर ले, तब ये हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन वहाँ आ चुकी थी। अगर आप बोरी भर के भी पैसे लेके जाते कोई सामान खरीदने के लिए तो भी आपको सामान नहीं मिल रहा था। उस टाइम पे एक तरीके से मनी की जो वैल्यू है वो एकदम ख़त्म हो चुकी थी। और अगर यही हम बात करें कि प्राइस राइज अगर 50% से ज़्यादा हो उसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या है, इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या हैं। सबसे पहला कॉज है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब हम कुछ लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए ये एप्पल का आईफोन है। अब इस एप्पल के आईफोन की मान लीजिए, सिर्फ मान लीजिए कीमत है 100 रुपये, ठीक है। अब इस 100 रुपये में इस एप्पल को खरीदने के लिए ये सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब दुकानदार ने सोचा यार एप्पल को एक फ़ोन लेने के चक्कर में इतनी भीड़ आ गई, मतलब मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है इसका मतलब मैं अब इसको महंगा कर देता हूँ। महंगा करूँगा तो भी डिमांड उतनी ही रहेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड ने इन्फ्लेशन को खींच लिया है। समझ में आया है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो जगह जगह बारिश के टाइम में, मानसून के टाइम में देखते हो पानी भर जाता है, तो वहाँ पे रिक्शा वाला हो गया या ई रिक्शे वाले हो गए, वो लोग क्या करते हैं, वो जो तालाब बन जाता है या झील बन जाती है उसको क्रॉस करवाने के लिए ही 40 रुपये मांगते हैं। समझ में आया? तो इसको क्या कहेंगे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब चीज़ महंगी हुई लेकिन किसकी वजह से, डिमांड की वजह से। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट की हम बात करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ मान लीजिए रेफ्रिजरेटर्स बन रहे हैं, फ्रिज। अब ये फ्रिज जो बन रहे हैं इसमें जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा होगा या फिर जो भी लेबर इस्तेमाल हो रही होगी, अगर उसके रेट बढ़ रहे हैं, मतलब फ्रिज के भी रेट बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लिए भी वो रेट बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, मतलब यहाँ से नीचे से ही कॉस्ट जो है, प्राइस जो है वो बढ़ गया है और आखिर तक मतलब कस्टमर तक ये चीज़ महंगी पहुँच रही है। जो अभी टमाटर के साथ हुआ है, टमाटर के लिए तो लोग ये वाला गाना गा रहे हैं आजकल। क्या हुआ यहाँ पे, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया। मतलब जो बारिश हुई ना गर्मियों में, जो मौसम मतलब मॉनसून से पहले जो बारिश हुई, उस कारण ना
जो टमाटर है उसकी खेती ख़राब हो गई, जिसकी वजह से सप्लाई ठीक से नहीं हो पाए और आज मार्केट में टमाटर शॉर्ट में हो गए, सप्लाई कम हो गया, जिसकी वजह से टमाटर के रेट हाई हो गए हैं। अब समझ में आया कि टमाटर क्यों महंगे हुए। ठीक है, अब ये हो गया। अब तीसरा है स्ट्रक्चरल कॉज। स्ट्रक्चरल कॉज क्या होता है? देखिए, मान लीजिए गवर्नमेंट से कोई गलती हो गई हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे फ्लड आ जाता है, और एक मतलब बिहार का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। बिहार में अक्सर हम देखते हैं कि हर साल फ्लड आता है, हर साल, मुंबई या बिहार। तो यहाँ पे क्या है, मतलब गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए कि यहाँ पे जो हर साल फ्लड आता है, जो नुकसान करता है, वो ना आए। लेकिन क्या होता है कि फ्लड आता है, चीज़ें महंगी हो जाती है। क्यों? सप्लाई नहीं हो पाती है और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो इस कारण जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के कारण जो रेट बढ़ रहा है, जो इन्फ्लेशन आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल कॉज। और भी बहुत कारण हैं, जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, जैसे टैक्सेस या रेगुलेशन अगर बढ़ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है इनमें भी, तो इन्फ्लेशन क्या करेगा? हाई हो जाएगा। देखिए, इन्फ्लेशन में भी ना बहुत और सारे कॉन्सेप्ट्स है कवर करने के लिए। आगे आने वाले सेशंस में इन्फ्लेशन को हम पूरा समझेंगे, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स और मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हम देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।